हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। आज हम कंप्यूटर से जुड़े हुए 35 ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं ये। और साथ ही मैं बता दूं कि ये MCQs का दूसरा पार्ट है। इससे पहला जो पार्ट है हम देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है हमारे पास में, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनेक, एडवेक, यूनिवेक और एडसेक। ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। हमें बताना है कि जो पहला मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया कंप्यूटर है वो कौन सा था, और ये पहला एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एडवेक। एडवेक जो कंप्यूटर था वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो मूर स्कूल में डिज़ाइन किया गया था या फिर बनाया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एडवेक का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कई बार सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड आ जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि जो एडवेक है इसका जो पूरा नाम है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो एनीक है, एनीक का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एनीक का भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो आप इसका भी जो पूरा नाम है नोट डाउन कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन हमारे पास है नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है सबसे बड़ा कंप्यूटर है और सबसे तेज़ है, साथ ही साथ ये महंगा भी है। तो जो ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर, कैसा कंप्यूटर है जो सबसे महंगा भी है, सबसे तेज़ भी है और सबसे बड़ा भी है। जो सुपर कंप्यूटर है इसका उपयोग हम वैज्ञानिक गणनाओं में करने के लिए करते हैं, और ये जो है ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी होता है। ऐसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीद सकते, जिसका कारण ये है कि ये सबसे तेज़ कंप्यूटर है और साथ ही ये महंगा भी है, और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है सबसे पहली कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी। जो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। ऑप्शन हमारे पास में है कोबोल, पास्कल, फोर्टन और बेसिक। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी वो हाई लेवल लैंग्वेज है जो सबसे पहले डेवलप की गई थी या फिर इसका आविष्कार किया गया था। तो फोर्टन ऐसी भाषा है जिसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था। तो इसका जो पूरा नाम है, पूरे नाम की अगर बात करें तो पूरा नाम होता है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखते हैं कि अबेकस परफॉर्म कर सकता था। अबेकस जो कंप्यूटर था वो कौन कौन से काम कर सकता था। ऑप्शन हमारे पास में है जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, और डी ऑप्शन है दोनों ए व बी, यानी कि जोड़ने और घटाने में। तो अबेकस जो कंप्यूटर था वो केवल 2 तरीके के कार्य कर सकता था, जो कि था जोड़ और बाकी। ये 2 ही काम उस कंप्यूटर के द्वारा किए जा सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए व बी दोनों। अब आगे अबेकस की अगर हम बात कर लें तो अबेकस जो कंप्यूटर है इसका जो आविष्कार है वो चाइना में हुआ था। चाइना ने इसका जो क्या किया था, आविष्कार किया था। अगले सवाल पे हम चलते हैं, और अगला सवाल है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है क्रे फर्स्ट, IBM 370, सिद्धार्थ और परम। तो हमें बताना है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था विश्व में वो कौन सा था। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा क्रे फर्स्ट।
जो पहला सुपर कंप्यूटर था विश्व का, वो क्रे फर्स्ट के नाम से जाना गया था। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब विश्व की तो हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम भारत की भी चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व में हम देख चुके क्रे फर्स्ट था। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था परम। परम के नाम से इसका नाम रखा गया था और जो इसका निर्माण है वो CDEC पुणे ने किया था। पुणे स्थित CDEC ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, परम। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। एक निबल है वो कितने बिट के बराबर होता है। हमारे पास ऑप्शन है 32 बिट, 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बिट। जो एक निबल है वो 4 बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है, या फिर हम कह लें कि 4 बाइनरी बिट्स से मिलकर बनता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोई एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 1011, तो ये क्या है, 4 बिट है, 4 बिट है। इसी 4 बिट के समूह को ही हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं निबल। अब अगर हम दो निबल की बात करें तो 2 निबल का जो समूह है उसे हम बोलते हैं 1 बाइट, क्योंकि 2 निबल में 4 + 4 कितनी बिट हो जाएंगी, 8 बिट, और 8 बिटों के समूह को हम बोलते हैं 1 बाइट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है। यानी कि कंप्यूटर में जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसमें जो पहला साइकिल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारे पास में साइकिल, स्टोर साइकिल, फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल और डिकोड साइकिल। हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो पहला साइकिल होता है उसे हम फेच साइकिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है या कोई निर्देश है, जब वो पूरा होता है, कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है, तो वो कुछ चरणों में होता है। या हम कह लें कि जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने में कुछ चरणों का पालन करता है। तो वो चरण कौन कौन से हैं। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो 3 चरण उसमें होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फेच साइकिल। फेच साइकिल का मतलब होता है जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो जाके कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो फेच जो साइकिल है उसमें कंप्यूटर क्या करता है, जो निर्देश आया है उस निर्देश को मेमोरी से उठाता है। जो उठाने की प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फेच बोलते हैं। तो जो पहला साइकिल होता है वो होता है फेच साइकिल। इसके बाद में कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर ने फेच किया है, उस फेच किए गए इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब क्या है, डिकोड करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर ये पता लगाता है कि हमें करना क्या है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है ऐड A+B, ये इंस्ट्रक्शन था, तो अब कंप्यूटर इसे डिकोड करेगा, डिकोड करके ये पता लगाए कि इसको करना क्या है। तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड A और B, तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा, जब डिकोड करेगा तो कंप्यूटर को ये पता लग जाएगा कि हमें एडिशन करना है A और B का। तो ये जो सेकंड साइकिल होता है इसे हम बोलते हैं डिकोड साइकिल। और इसके बाद में जो थर्ड साइकिल होता है उस साइकिल को हम बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। जब कंप्यूटर साइकिल को या फिर हम कह लें इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लेता है, तो डिकोड करने के बाद में जो अंतिम चरण होता है, जो तीसरा चरण होता है, वो कहलाता है एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें वो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन पे क्या करता है, काम करता है। और काम करने के बाद में जब एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट होता है तो हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल है, उसको जो पूरा होने में जो चरण है वो चरण 3 प्रकार के होते हैं। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा चेंजेज करके दे दिया जाए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में दूसरा साइकिल कौन सा है,
तो दूसरा जो साइकिल, पहला हम बात कर चुके फेच, और दूसरा साइकिल कौन सा है, डिकोड। तो आंसर हो जाएगा डिकोड। और इसी तरीके से हमें तीसरा साइकिल दे दिया जाए, तीसरा साइकिल पूछा जाए कि तीसरा साइकिल कौन सा होता है, तो वो भी हम टिक कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, एग्जीक्यूट साइकिल। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है कंप्यूटर में कहाँ डाटा को ऐड तथा उसकी तुलना की जाती है। कंप्यूटर में डेटा का एडिशन या फिर हम कह लें तुलनात्मक जो कार्य है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है हार्ड डिस्क, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी चिप। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सीपीयू में जो भी जितने भी कार्य होते हैं एडिशन का, या फिर हम कोई लॉजिक कार्य जैसे कंपैरिजन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, जो भी लॉजिकल क्रियाएं होती है वो सारी कहाँ पे होती है, वो होती है कंप्यूटर के सीपीयू में। और जो सीपीयू है, सीपीयू के जो दो भाग, सीपीयू है इसके दो भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, जो भी जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होती है उनको पूरा करने का काम करती है, और जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराती है। बाकी जो जितने भी डिवाइसेज जुड़े हुए हैं और जो कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध करवाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू का अगर हम पूरा नाम देखें तो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आप यहाँ इसे नोट कर सकते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है कंट्रोल यूनिट अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है, बिल्कुल सही है, करती है। तो उसे ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं, किसके द्वारा करती है, कंट्रोल सिग्नल के द्वारा, टाइमिंग सिग्नल के द्वारा, ट्रांसफर सिग्नल के द्वारा, या फिर कमांड सिग्नल के द्वारा। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो अन्य जो यूनिट हैं कंप्यूटर की उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिग्नल जनरेट करती है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल के द्वारा अन्य यूनिटों को कंट्रोल करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल सिग्नल द्वारा। आगे चलते हैं और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। जो हमारी सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उसमें जो मेन सर्किट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, रैम, या फिर मदरबोर्ड। तो अगर आपने कभी सीपीयू का जो कैबिनेट है वो खोला होगा, यानी कि जो डब्बा होता है उसको आपने खोला होगा, तो आपने देखा होगा उसमें एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है, और उस प्लेट पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं वो लगे हुए होते हैं, जिसमें रैम, रोम हो गया, हमारा जो सीपीयू हो गया, वो सब इसी पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। जो बड़ी सी प्लेट है उसी को हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। और यही कंप्यूटर की जो मेन सर्किट बोर्ड होता है ये यही होता है, इसी पे सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। आंसर इसका डी होगा। आगे चलते हैं 12वें नंबर सवाल पे। 12वां सवाल है वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है। ऑप्शन हमारे पास में है, कहलाती है मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टी प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, अब मेन मेमोरी में भी जो रैम है, रैम का जो इस जो टेक्निक है, इस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं किसके लिए, एक्चुअल में रैम का साइज बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहले ये बता देता हूँ कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस तकनीकी को हम क्या बोलते हैं जिसके द्वारा हम मेन मेमोरी के साइज को बढ़ाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल स्टोरेज। जो वर्चुअल स्टोरेज तकनीकी है, इसके द्वारा हम मेमोरी के साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और एक्चुअल में किसके साइज को बढ़ाते हैं, जो हमारी मेन मेमोरी में जो पार्ट होता है, मेन मेमोरी का जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी जो स्टोरेज क्षमता है उसको हम बढ़ाने के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं वर्चुअल स्टोरेज का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल स्टोरेज हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन है।
हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन हमारे पास में है। तो पहला अगर कथन की हम बात करें तो पहला कथन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा होता है। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, दिमाग के कहलाता है, और ये सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि जितने भी प्रोसेस होते हैं या अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, सीपीयू में होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सीपीयू में मौजूद सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंप्यूटर जो पहली बात तो है, जो सीपीयू है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो ये तो स्टेटमेंट यही गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। जो कि क्या करता है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। तो बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं खाता सीपीयू के बारे में। तो इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा केवल एक। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, केवल एक स्टेटमेंट है, वो सही है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वाधिक तेज है? ऑप्शन हमारे पास में है रैम, एस रैम, डी रैम और नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि इनमें जो मेमोरी दी हुई है इनमें से सबसे तेज गति वाली मेमोरी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्टैटिक रैम। इसको हम इसका जो पूरा नाम है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में कर लेते हैं। तो जो एस रैम है वो एक पार्ट है किसका, रैम का। रैम को ही हम अगर आगे फर्दर डिवाइड करने की अगर हम बात करें तो रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भाग हमारे पास में होता है स्टैटिक रैम, जिसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं डी रैम, जिसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो इसमें जो इन दोनों जो मेमोरी है एस रैम और जो डी रैम, इन दोनों मेमोरी में जो एस रैम होती है उसकी जो स्पीड है या कह लें हम जो गति है वो सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। ऑप्शन हमारे पास में है लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो हम अगर प्रिंटिंग की बात करें तो हमें पूछा गया है कि एक से अधिक कैरेक्टर है वो प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन सा वो प्रिंटर है उसका हमें नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है। कई बार अगर आप जो कोर्ट में गए होंगे तो वहाँ पे आपने जो काफ़ी पुराना सा एक प्रिंटर देखा होगा, जो कुछ टिक टिक की जिसमें आवाज़ आती है जब प्रिंट करने में। तो आपने देखा होगा जब वो प्रिंट करता है तो किसी भी शब्द को प्रिंट करने के लिए कुछ डॉट डॉट से बनाता है। तो वही प्रिंटर है वो कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट्स के द्वारा किसी शब्द को प्रिंट करता है या किसी कैरेक्टर को प्रिंट करता है वो क्या कहलाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये जो प्रिंटर है वो केवल एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। एक से अधिक कैरेक्टर है इसमें प्रिंटर एक साथ प्रिंट नहीं किए जा सकते। यानी कि अगर आपको कोई नाम जैसे लिखना है, जैसे आपने कोई नाम लिखना है CAM, आपको ये नाम लिखना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले C लिखेगा, फिर A लिखेगा, फिर M लिखेगा। इस तरीके से ये 1 बाय 1 करके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और इनमें से जो बाकी प्रिंटर हैं वो क्या करते हैं, जो लाइन प्रिंटर, जैसे अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर एक साथ एक लाइन को प्रिंट कर देता है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है और ये पूरे जो पेज है उसको एक साथ ही प्रिंट कर देता है। जबकि डेजी व्हील की बात करें तो ये भी 1 बाय 1 करके जो लाइन है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है।
तो आगे सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल में हम देखते हैं कि अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उन पे एक कोड एक जो लाइनें हैं, लाइनें बनी हुई देखते होंगे, जैसे ब्लैक ब्लैक लाइनें हैं, फिर उनके बीच में एक सफ़ेद जगह छोड़ी जाती है, फिर एक लाइन खींची जाती है। ऐसी कुछ लाइनें का जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न का नाम पूछा गया है कि वो क्या होता है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं बार कोड। इसका जो नाम है उसे हम बोलते हैं बार कोड। आपने अगर नहीं देखा है या फिर आपने कभी गौर नहीं किया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि बार कोड कैसा दिखता है। अब आपको याद आया होगा कि ये तो हम रोज़ देखते हैं, जब आप कोलगेट उठाते हैं तो कोलगेट पे आपने देखा होगा कि यह छपा होता है, तो इसी को हम नाम देते हैं बार कोड, और इसका उपयोग सूचना को स्टोरेज करने के लिए हम करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे, और अगला सवाल है सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है इंटरफेस के द्वारा, इनपुट आउटपुट पोर्ट के द्वारा जिसे हम आईओ पोर्ट भी बोलते हैं, और सी ऑप्शन है हमारे पास बफर मेमोरी के द्वारा, या फिर मॉडेम के द्वारा। तो जो सीपीयू है वो पेरिफेरल डिवाइसेस को किन के द्वारा डाटा भेजता है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट के द्वारा डाटा भेजता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब कुछ लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि पेरिफेरल का मतलब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या है। तो पेरिफेरल डिवाइसों का जस्ट मतलब यही है। तो कंप्यूटर के साथ में अगर जब हम कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस जोड़ते हैं, जैसे आपने प्रिंटर जोड़ा दिया, आपने ये मान लीजिए कि आपने एक स्कैनर जोड़ दिया, तो ये कंप्यूटर के लिए जो एक्सटर्नल में जो चीज़ जुड़ी हुई है उसी को हम नाम देते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनको जो डाटा भेजने के लिए जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या करता है, किसके द्वारा भेजता है, तो जो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं इसी के द्वारा क्या करता है, ये डाटा का स्थानांतरण करता है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हम देखते हैं कि निम्न में से हार्ड कॉपी तैयार की जा सकती है। ऑप्शन हमारे पास में लाइन प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं कि जो प्रिंटर है, सबसे पहले अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का हार्ड आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमें हार्ड आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर से प्राप्त जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर से जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो हार्ड रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम किसी पेज पे आउटपुट है वो लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए और बी और सी में जो भी हमारे पास है, ये किसके उदाहरण है, ये एक प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है, प्रिंटर के उदाहरण है। इसीलिए जो ऑप्शन है डी, वो सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी है वो सही हो जाएगा। अब लाइन प्रिंटर की बात करें तो ये क्या है, प्रिंटर का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स है, ये भी एक प्रिंटर का प्रकार है। लेकिन अगर हम प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर भी जस्ट एक तरीके का प्रिंटर ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि जो प्लॉटर है, प्लॉटर में और प्रिंटर में डिफरेंस ही है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर हमें एक ग्राफिक रूप में आउटपुट देता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में समझे तो आप जब हॉस्पिटल में गए होंगे और आपने कभी ईसीजी करवाया होगा, तो ईसीजी से जो प्राप्त आउटपुट होता है, अगर आपने वो रिसिप्ट आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको एक कुछ लाइनों के द्वारा, कुछ वेव्स के द्वारा आपकी जो हार्ट बीट है उसको दिखाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्लॉटर है, प्लॉटर का भी आउटपुट क्या होता है, एक ग्राफिक रूप में होता है, और इसका उपयोग हम करते हैं जो भूकंप होते हैं, भूकंप की जो तीव्रता है उसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उसको करने के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे, और अगला सवाल है निम्न में से हार्ड कॉपी तैयार की जा सकती है। ऑप्शन ये पहले ही हम कर चुके हैं वैसे तो इसको हम आगे निकाल देते हैं। आगे चलते हैं हम। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट से कितनी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है, उस पोर्ट से हम
कितनी डिवाइसेस, मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है 300, 256, 127, 500। तो हम एक सिंगल यूएसबी पोर्ट की अगर हम बात करें तो उससे हम मैक्सिमम 127 यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 127। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। पहला कंप्यूटर माउस है वो किसके द्वारा बनाया गया था? यानी कि सीधे शब्दों में हमसे पूछा जा रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेनिस कोहिलर, रॉबर्ट जॉकोविक, डगलस इंजेलवर्ट और विलियम इंग्लिश। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम माउस के आविष्कार की बात करें तो जो पहला माउस है, कंप्यूटर का माउस है, उसका आविष्कार किया था डगलस इंजेलवर्ट के द्वारा। कहीं कहीं पे आपको ये नाम डगलस सी इंजेलवर्ट के नाम से भी मिल सकता है। तो बात एक ही है, ये उन्हीं का नाम है। कहीं आपको डगलस सी इंजेलवर्ट तो कहीं आपको डगलस इंजेलवर्ट मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, डगलस इंजेलवर्ट। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्य रूप से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास में है लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, लेजर प्रिंटर। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। तो अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि हम 2 भागों में प्रिंटर को बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हम उसे बोलते हैं जो कि कागज़ को छू के प्रिंटिंग का काम करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है? कागज़ को छू के प्रिंटिंग का काम करता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हमारे पास में कौन से हैं? वह है हमारे पास जो सीरियल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर के। और अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज़ को बिना छुए प्रिंटिंग का काम करते हैं। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है हमारे पास, सबसे अच्छा उदाहरण है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करता है? कागज़ को बिना छुए प्रिंटिंग का काम करता है। दूसरा जो प्रिंटर है वो है हमारे पास में इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी क्या है? एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी जो स्याही है, स्याही का जो फुहारा है उसका छिड़काव करके जो प्रिंटिंग है उसका काम करता है। ये कागज़ को छूता नहीं है। तो अगले सवाल पे हम चलते हैं और अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो हम अगर बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रिंटर उपयोग होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजर प्रिंटर। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारे पास में है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? ऑप्शन हमारे पास में है दशमलव, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। तो कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती है और जितनी भी स्टोरेज का काम होता है वो सब क्या किस वाले फॉर्म में होता है? वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और 0 और 1 की फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बाइनरी। बाइनरी भाषा को ही हम मशीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। मशीनी भाषा वो होती है जिसमें हम 0 और 1 का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। एक हेक्साडेसिमल डिजिट को निरूपित करने के लिए या फिर हम किया जा सकता है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग करते हैं कितनी बाइनरी बिटों का? तो हमारे पास ऑप्शन है 3 बाइनरी बिट के द्वारा, 4 बाइनरी बिट के द्वारा, 1 बाइनरी बिट के द्वारा या फिर 2 बाइनरी बिट के द्वारा। तो एक हेक्साडेसिमल अगर डिजिट की हम बात करें तो एक हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 बाइनरी बिट की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा बी, 4 बाइनरी बिट। वही अगर हम इसके विपरीत अगर बात करें
तो अगर हमें किसी बाइनरी बिट को या बाइनरी बिट को हमें किसमें बिट्स को, सॉरी बिट कहना सही नहीं रहेगा, बिट्स को अगर हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो हमें 4 बाइनरी बिट्स लिखनी पड़ेगी और उसको हमें लिख सकते हैं एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट के द्वारा। तो अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है एक हेक्साडेसिमल डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। वही मुझे लगता है वही आ गया है, तो हम इसको आगे निकाल देते हैं। अगला सवाल है बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इस कॉम्बिनेशन में कितनी बिट या बाइट या किलोबाइट या फिर कैरेक्टर होते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है। तो अगर हम बाइनरी भाषा में अगर बात करें तो कोई भी अगर शब्द है, जैसे कंप्यूटर में स्टोर होता है या कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, तो वो कम से कम 8 जो बाइनरी बिट है उसके द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ए बटन दबाया है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के कीबोर्ड से, तो जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में ये किस रूप में स्टोर होगा? 0 और 1 के रूप में। और ये 0 और 1 कितनी बिट से मिलकर बना, कितनी बिट से होगा? ये टोटल 8 बाइनरी बिट होंगी, यानी कि 8 बाइनरी बिट के रूप में ये स्टोर किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 8 बिट के रूप में। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है? बाइनरी नंबर सिस्टम का हमें उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 0101010। अब हमें कैसे पहचानना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है या कोई अदर नंबर सिस्टम है? तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि जो इससे नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो भी सवाल हो उसको हम ठीक तरीके से कर सकें। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें से हम पहले की बात कर लेते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट का उपयोग करता है, 0 और 1, यानी कि जो भी कोई भी अगर हमें डाटा लिखना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो हमेशा 0101 की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि हम सिर्फ 2 ही अंक इसमें प्रयोग करेंगे, या तो 0 या फिर 1। तो इसकी अगर हम पहचान करनी है तो हमने इस ऑप्शन में कैसे पहचाना कि ये बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो हमने ऑप्शन में देखा कि 0 और 1 की फॉर्म में कौन सा लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सिर्फ ऐसा था जो 0 और 1 के रूप में लिखा गया था। तो ये किसका उदाहरण है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका जो आधार है या फिर हम कह लें रेडिक्स है, वो कितना होता है? वो होता है 2। इसके बारे में हम बात करें ऑक्टल की, दूसरा जो नंबर होता है वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अगर हम आधार की बात कर लें या रेडिक्स की बात कर लें तो ये होता है 8, और इसमें जो नंबर हैं वो 0 से लेकर 7 तक के नंबर प्रयोग में किए जाते हैं। यानी कि अगर हमें किसी नंबर को पहचानना है कि ये ऑक्टल नंबर है कि नहीं, तो हम उसमें देखेंगे कि क्या इसमें जो 0 से लेकर 7 तक के नंबर ही प्रयोग किए गए हैं। अगर ऐसा है तो वो किसका उदाहरण हो सकता है? वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का उदाहरण हो सकता है। इसके बाद में हम जो तीसरा नंबर सिस्टम है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरा नंबर सिस्टम होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 9 तक के अंक है वो प्रयोग में किए जाते हैं, और जो इसका आधार है वो कितना होता है? वो 10 होता है। तो अगर हमें कोई नंबर पहचानना है कि वो डेसिमल नंबर है या नहीं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? ठीक जैसे हमने ऑक्टल नंबर को पहचाना था, उसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें 0 से लेकर 9 तक के ही अंक प्रयोग किए गए हैं। अगर ऐसा है तो वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है डेसिमल नंबर सिस्टम का। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी को अगर देखते हो तो ऑप्शन डी में अगर आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम बड़ा जो अंक है वो 9 उपयोग हुआ है, और हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हम उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक को प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम का उदाहरण है। इसके बाद में हम चौथे नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो जो चौथा नंबर सिस्टम है वो होता है हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के आधार की अगर हम बात करें तो इसका आधार है वो 16 होता है और इसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों के साथ साथ अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है और अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके एफ तक। जैसे अगर हमें 0 से लेके 9 तक तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, नंबर के द्वारा, और अगर हमें 10 को दिखाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, तो हम उसके लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ए। इसी तरीके से अगर हमें 11 को दिखाना है तो इसके लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं बी। ठीक इसी प्रकार से चलते अगर हम 15 की बात करें, 15 अगर हमें दर्शाना होता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं एफ। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम है वो कितने, या फिर हम कह सकते हैं कि किसका उदाहरण है, हम अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है, कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नहीं होता। ऑप्शन हमारे पास में है कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लोडर। तो जो कंप्यूटर जो बूट होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम दो ऑप्शन जो ऊपर दिए हुए हैं इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कंपाइलर और असेंबलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब है ये जो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे एग्जांपल के रूप में सी, C++, जावा, कोबोल, पास्कल, पावरलॉग, ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इनको क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन अगर आप इसे कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा समझ सकता है और हमें क्या करना है, कंप्यूटर को ये चीज़ समझानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस प्रोग्राम को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और उसको चेंज करेंगे किसमें, मशीनी भाषा में। तो जो ट्रांसलेट करने का काम करता है वो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और कंपाइलर एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन बी की अगर हम बात करें असेंबलर, तो असेंबलर क्या है, असेंबलर जो असेंबली भाषा होती है, असेंबली भाषा को चेंज करता है किसमें, मशीनी भाषा में। तो अगर कोई प्रोग्राम जैसे असेंबली भाषा में आपने लिखा हुआ है और आप उसको कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं या कंप्यूटर में फीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको ट्रांसलेट करने की। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं असेंबलर, जो कि क्या करेगा, जो असेंबली भाषा है उसको चेंज करेगा किसमें, मशीन की भाषा में। तो आई होप ये भी आपको काफ़ी अच्छे हद तक मैं समझा पाया हूँगा। और आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी हमारा वही से जुड़ा हुआ है। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर क्या करता है? ऑप्शन हमारे पास में है, बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, और जो चौथा ऑप्शन है वो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में हम पिछले सवाल में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा को किस में चेंज करता है, मशीनी भाषा में। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारे पास में है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना होता है। तो ऑप्शन हमारे पास में है, वेबसाइट में, सूचना में, ऑब्जेक्ट में या फिर प्रोग्राम में। तो जो कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो कंप्यूटर में जो इनपुट में दिए जाने वाला डाटा है उसको चेंज करना इंफॉर्मेशन में। उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो डाटा हमारे जो इन कंप्यूटर को दिया जाता है उसको हमें चेंज करना सूचना में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सूचना। सूचना इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर पैकेज। तो कंप्यूटर में अगर हमें कोई विशेष काम करना होता है तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का निर्देशों का समूह कह सकते हैं कि निर्देश होते हैं
निर्देशों को समूह में अगर हम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहले अगर बात करें तो पहला अगर हम डिवाइड कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस काम में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हम कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर को ठीक से चलाना। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनका हम उपयोग करते हैं विशेष पर्पज़ से। विशेष पर्पज़ से मतलब हमें कोई विशेष काम करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर देखा होगा, तो कैलकुलेटर से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन का काम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, जोड़ का काम कर सकते हैं, बाकी का काम कर सकते हैं, गुणा का काम कर सकते हैं, भाग का काम कर सकते हैं, तुलनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेटर है वो क्या हो रहा है कि विशेष पर्पज़ के लिए काम में आ रहा है, हमारे पास क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के काम आ रहा है। तो इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हमारा जो कैलकुलेटर है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वो आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। आगे हम चलते हैं। प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ कथनों का दोहराया जाना कहलाता है। जब हम भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई कथन है वो बार बार उपयोग करना पड़ता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है कंपाइलिंग, लूपिंग, स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जब भी हमें कोई स्टेटमेंट या कथन है अगर हमें बार बार उपयोग करना पड़ता है तो उसको हम एक विशेष नाम देते हैं जिसका नाम है लूपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, लूपिंग। आगे चलते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, सभी कंप्यूटर इंटरनल ऑपरेशन को करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है बेसिक, मशीनी भाषा, फोरट्रॉन और कोबोल। तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं, यहाँ कह ले कि कंप्यूटर का पूरा जो प्रोसेस है वो किसके रूप में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। और 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में जितना भी कार्य होता है वो किस भाषा में होता है, मशीनी भाषा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है वो है हमारे पास, बाइनरी भाषा का आधार क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज है उसका आधार क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास में है 8, 16, 2 और 10। ऑप्शन हमारे पास में हैं, तो हमें बताना है कि जो आधार कितना होता है। तो जो बाइनरी भाषा है, बाइनरी भाषा में का जो आधार है वो होता है 2 इसलिए क्योंकि इसमें जो अंक प्रयोग किए जाते हैं वो केवल 2 ही उपयोग किए जाते हैं, 0 और 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।